नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो वेस्टर्न कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और ये इंडिया में भी धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है। खास करके मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो ये पॉपुलर हो भी चुका है। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि मैं बात लिव इन रिलेशनशिप के बारे में कर रहा हूँ। तो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश पांडे है और स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 80% फीमेल ऑफ इंडिया जिनकी उम्र 18 से 35 साल के बीच में है, उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप को वैलिड डिक्लेयर करने के लिए अपनी कंसेंट दी थी और उनका ये मानना है कि भारत में भी लिव इन रिलेशनशिप होना चाहिए और इसमें कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शंस नहीं होने चाहिए। ध्यान रखिए, आज की क्लास में हम लोग लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बहुत सारे टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स और ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स अपने आप में क्या कहता है कंसाइज मैनर में समझने की कोशिश करेंगे। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पहलुओं पे बात करने वाले हैं, जैसे लिव इन रिलेशनशिप होता क्या है, दूसरा कि क्या लिव इन रिलेशनशिप में सेक्शन 125 का मेंटेनेंस क्लेम किया जा सकता है क्या, या फिर तीसरा पॉइंट कि क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए घरेलू उत्पीड़न का मुकदमा आपकी वाइफ आपके ऊपर कर सकती है क्या, या फिर चौथे पॉइंट में बात करेंगे कि क्या होगा अगर आपके लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए आपकी वाइफ ने किसी बच्चे को जन्म दिया है और उस बच्चे का अधिकार आपके खिलाफ क्या होने वाला है, मतलब क्या वो बच्चा आपके प्रॉपर्टी पे अपना क्लेम कर सकता है क्या, या फिर हम ये भी टॉपिक पे बात करेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप को प्रूव करने के लिए एक कपल को क्या क्या जरूरियात डॉक्यूमेंटेशन को तैयार करने चाहिए और वो डॉक्यूमेंटेशन कैसे तैयार किया जा सकता है, मतलब एविडेंसरी प्रूफ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ध्यान रखिएगा, नॉर्मली तो आप लोगों ने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी होंगी कि लिव इन रिलेशनशिप ये है, लिव इन रिलेशनशिप वो है, इसको लेकर कानून ये कहता है, लेकिन हम इनके कुछ टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करें। चलिए एक एक करके हम पूरे के कॉन्सेप्ट को समझने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके मन में सवाल आएगा कि ये लिव इन रिलेशनशिप होता क्या है। तो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर मेरा बहुत सिंपल सा एक डेफिनेशन है कि एनी मैन एंड वुमेन, आई रिपीट द वर्ड, एनी मैन एंड वुमेन लिविंग टुगेदर and sharing common room without marrying to each other since so long can be called as live in relationship। ध्यान रखिए, कोई भी पुरुष एंड महिला एक कॉमन रूम शेयर करते हो बहुत काफ़ी दिनों से और वो बिना शादीशुदा ऐसे कर रहे हैं तो उनको हम लोग लिव इन रिलेशनशिप में कह सकते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पे मैंने एक वर्ड बोला है कोई भी महिला और पुरुष, मैंने यहाँ पे अविवाहित यानी अनमैरिड कपल नहीं बोला। देखिए, एक मिथ है कि लिव इन रिलेशनशिप में केवल अनमैरिड कपल रहते हैं। ध्यान रखिएगा, एक मैरिड वुमेन भी किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह सकती है। पहले सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी इसको पनिशेबल ऑफेंस मानता था, जिसको हम लोग अडल्ट्री कहते थे, लेकिन राइट नाउ सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 497 को स्ट्रक डाउन कर दिया है। इसलिए आज के केस में, प्रेजेंट सिचुएशन में, एक मैरिड वुमेन भी किसी के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह सकती है। यह बात अलग है कि इस अडल्ट्री को ग्राउंड बनाते हुए उसका जो पहला पति है वो पति उससे तलाक ले सकता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर हमारे भारत में अभी तक कोई कानून नहीं बनाया गया है, कोई सेपरेट कानून इसके लिए नहीं बना। जैसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, कोई प्रॉपर्टी के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, हमारे इंडिया में शादी विवाह के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है, डाइवोर्स एक्ट है। वैसे लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कोई भी सेपरेट कानून नहीं बना है आज तक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट के थ्रू इसको टाइम टू टाइम लीगलाइज किया है और इसको वैलिड माना है, इसको इलीगल नहीं माना। जैसे सबसे पहला केस लिव इन रिलेशनशिप को लेकर खुशबू वर्सेस कनाईमल का केस था। खुशबू वर्सेस कनाईमल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी कपल जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है वो अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से किसी के साथ भी किसी भी स्टेटस में रह सकती है। आई रिपीट द वर्ड, किसी भी स्टेटस में, मतलब चाहे शादी करके चाहे बिना शादी शुदा के। वहां पे पहली बार कॉन्सेप्ट की ओरिजिन हुई थी लिव इन रिलेशनशिप को लेकर। सिमिलरली एक नंदकिशोर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस था, जिसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि एक कपल जिनकी उम्र 19 साल थी वो शादी कर लेते हैं और शादी करके एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन वहां पे जो गर्ल्स हैं उस गर्ल्स के पापा ने वहां पे जाके मुकदमा कर दिया और वॉइड डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज, मतलब मैरिज को खारिज करने का मुकदमा सिविल कोर्ट में डाल दिया। उनका कहना था कि बच्ची का उम्र कम से कम 21 साल होना चाहिए, तभी हम किसी गर्ल्स के शादी को वैलिड कर सकते हैं। यहां पे स्टेट ऑफ केरला यानी हाई कोर्ट ऑफ केरला ने कहा था कि यस, ये बात बिल्कुल पापा का कहना सही है कि जब तक शादी की उम्र 21 साल नहीं हो जाती तब तक शादी को हम लोग वैलिड नहीं मान सकते। तो वहां पे जो कपल्स है वो कपल सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा खटखटाते हैं और सुप्रीम कोर्ट का फाइनली बाद में जजमेंट ये आया कि ये बात तो बिल्कुल सही है कि शादी की उम्र 21 साल है, लेकिन अगर कोई कपल जिसकी उम्र 18 साल है उससे ज्यादा है वो बिना शादी किए 18 साल की उम्र से ही एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर सकते हैं और ये उनका फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो कोई भी आपके खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा नहीं कर सकता, पुलिस एफआईआर आपके खिलाफ नहीं हो सकती बाय रेफरिंग दिस टू केस लॉ।
अच्छा, ये तो मैंने आपको समझाया कि ये लिव इन रिलेशनशिप का मुद्दा आखिर है क्या और इसको कौन से केस लॉ के थ्रू भारत में लीगलाइज किया गया है। अब मैं आपको लेके चलता हूं कि क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए कोई वाइफ आपके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है क्या। तो ध्यान रखिएगा, इसका भी आंसर यस है। अगर आप सेक्शन 2 क्लॉज एफ, आई रिपीट द सेक्शन 2 क्लॉज एफ ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट देखेंगे तो वहां पे एक वर्ड बोला गया है बाय नेचर ऑफ मैरिज। मतलब अगर आपकी वाइफ है या फिर वो आपकी वाइफ नहीं है लेकिन आपके बीच का रिलेशनशिप एक ऐसा है जो रिलेशनशिप मैरिज का तरह है, तो वहां भी वाइफ आपके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है। मतलब अगर आप जिसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हो, आप उसको अगर मेंटल या फिजिकल एब्यूज करते हो तो आपके खिलाफ वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का बेनिफिट लेते हुए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को रेफरेंस में लेते हुए आपके खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा कर सकती है। ऑल टुगेदर वो आपकी लीगल वाइफ नहीं है। तो ये तो पहला सिचुएशन है कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी लिव इन रिलेशनशिप के थ्रू आपके ऊपर किया जा सकता है। अब दूसरा सबसे कॉमन सा इशू लोगों के दिमाग में आता है कि मैं जिस गर्ल्स के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता हूं, अगर मैंने उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना बंद कर दिया तो क्या मेरे को वो सेक्शन 125 के थ्रू मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है क्या, जैसे मेरी एक लीगल वाइफ मेरे साथ करती थी डाइवोर्स के केस में। तो ध्यान रखिए, इसका भी आंसर येस है और इसको लेकर तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आ चुका है, वेलुस्वामी वर्सेस पच्चीमल का। ध्यान रखिए, वेलुस्वामी वर्सेस पच्चीमल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप जिसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हो उसको आपको एज अ वाइफ की तरह कंसीडर किया जाएगा और अगर आपने बीच में उसके साथ बिना जेन्युइन ग्राउंड के रहना बंद कर दिया तो वो सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत आपसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। तो ये तो मेरा सेकंड पॉइंट रहा, पहला कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी गर्ल्स आपके ऊपर कर सकती है लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बावजूद, और दूसरा लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी सेक्शन 125 का मेंटेनेंस आपके ऊपर क्लेम किया जा सकता है। अब मैं आपको लेके चलता हूं तीसरे सबसे कॉमन से क्वेश्चन पे जो आपके दिमाग में आते होंगे कि अगर सपोज हम लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और उस लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए अगर गर्ल्स प्रेग्नेंट होती है और वो एक बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे का अधिकार क्या है। सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो बच्चे का स्टेटस इलीजिटिमेट चाइल्ड का होगा। ध्यान रखिए, इलीजिटिमेट चाइल्ड मतलब इलीगल चाइल्ड नहीं होता। लेजिटिमेट चाइल्ड तब कहा जाता है जब आपकी हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से प्रॉपर एज पर वैलिड मैरिज हुई है और आपने किसी बच्चे का जन्म दिया है। लेकिन अगर वैलिड मैरिज ना होते हुए, मतलब शादी के जोड़े में ना बंधते हुए अगर आपने किसी बच्चे को जन्म दिया तो उसको इलीजिटिमेट चाइल्ड कहा जाता है। तो आपका लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए अगर आपने किसी बच्चे को जन्म दिया, उस बच्चे का स्टेटस इलेजिटिमेट चाइल्ड का है और वो बच्चे का 100% क्लेम आपके प्रॉपर्टी पे बनेगा। मतलब वो बच्चा अपने माँ और बाप के संपत्ति में अपना क्लेम कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, एक्सेप्शन यहाँ पे है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। मतलब लिव इन रिलेशनशिप में अगर आप किसी के साथ रहते हो और आपने किसी बच्चे का जन्म दिया तो वो बच्चा आपसे 100% प्रॉपर्टी क्लेम कर सकता है, अपने पोर्शन वाले क्लेम को, और वहां पे वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से क्लेम नहीं कर सकता। मतलब पैतृक संपत्ति से क्लेम नहीं होगा, आपने जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी किया था उस प्रॉपर्टी पे उसका क्लेम बन सकता। अब आपके मन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन आते होंगे कि सर लिव इन रिलेशनशिप के स्टेटस को ना प्रूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। रीज़न बिंग कि जब भी मैं लिव इन रिलेशनशिप के स्टेटस को कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करूं तो सामने वाला मेरे को गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की तरह डिक्लेयर कर देता है। ध्यान रखिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रहना और लिव इन रिलेशनशिप में रहना ये दोनों अलग अलग चीज़ है। तो ध्यान रखिए, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए मेरा आपसे कोई सजेशन है और वो सजेशन ये है कि जब भी आप किसी से लिव इन रिलेशनशिप में रहते हो तो आप कोशिश करिए कि ज्वाइंट गैस कनेक्शन आपने ले लिया हो, या फिर ज्वाइंट इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ले लिया हो, या ज्वाइंट बैंक अकाउंट आपने खुलवा लिया हो, या फिर आपके पति और आपकी पत्नी मतलब कपल में कोई भी अगर कोई पर्सनल शॉपिंग करता हो, कोई पर्सनल प्रॉपर्टी लेता हो तो उसका पेमेंट आप अपने सेल्फ बैंक अकाउंट से करने की कोशिश करिए। तो ये सब कुछ तरीके अपना के आप अपने लिव इन रिलेशनशिप को कोर्ट ऑफ लॉ में और ज़्यादा ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। ध्यान रखिए, इस पूरे के पूरे लेक्चर में मैंने हर एक कॉमन इशू को डिस्कस करने की कोशिश करी। इसके बावजूद अगर आपके मन में कोई भी सवाल आते हो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए, मैं उसको इंस्टेंट आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना, मिलते हैं हम किसी और वीडियो में किसी और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।